बेहद रोमांचक और दिलचस्प बिहार के तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया। पहले और दूसरे चरण के मुकाबले इस चरण में वोटिंग प्रतिशत कम रहा। आज 53% जनता ने ही अपने मत का प्रयोग किया। कई दिग्गज और बाहुबली नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। फैसला 8 अक्टूबर को आना है, जिस पर पूरे देश की नजर है। नमस्कार, मैं हूं सुदामा रॉय। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पाटलिपुत्र की जंग। बिहार चुनाव अपने शबाब पर है। तीसरे चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है। नतीजे किसके पक्ष में जाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। इन सब के बीच मैं आज 6 जिलों के 50 सीटों पर वोटिंग हुई, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा। लेकिन वोटिंग की रफ्तार उम्मीद के मुताबिक कम रहा। आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। एक नजर डालते हैं वोटिंग परसेंटेज पर। तो मतदान की प्रक्रिया थोड़ी धीमी रही। 9.12 करीब 9.25% लोगों ने ही शुरुआती चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आज सुबह जब उठे तो बहुत कम लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे, लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता गुजरते समय के साथ वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ता गया और जाकर यह ग्राफ 53% तक पहुंचकर रुका। उम्मीद यह की जा रही थी कि 55 से 60% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे तीसरे चरण के मतदान में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का रुझान ज्यादा दिखा, दिलचस्पी ज्यादा दिखी। बावजूद इसके कह सकते हैं कि मतदान प्रतिशत उतना खराब भी नहीं है, लेकिन हां, उम्मीद की जा रही थी कि पढ़े लिखे लोग, शहरों में रहने वाले लोग बूथों तक पहुंचेंगे, मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे और इस लोकतंत्र के महापर्व को और साकार बनाएंगे, सकारात्मक बनाएंगे। बहरहाल उम्मीद की राह पर बिहार आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लगातार चुनाव के तीसरे चरण में भी करीब 53 से 54% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप ग्राफ के जरिए देख सकते हैं, ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं किस तरह से वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ धीरे धीरे ऊंचा उठा, जो 53.12% पर जाकर थम गया। इसी चरण में बिहार की राजधानी पटना में भी चुनाव हुआ। ऐसे में राजनीति के कई दिग्गज चेहरों ने भी आज अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर लालू प्रसाद यादव ने अपने मतों का प्रयोग किया और लोगों से वोट की अपील भी करते नजर आए। छह जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर तीसरे चरण के लिए जनता ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान कई बड़ी बड़ी हस्तियों ने भी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदाताओं से वोट डालने की अपील करते नजर आए। चेहरे हालांकि कई थे, पर सबसे ज्यादा निगाहें जिन मतदाताओं पर थी वो थी लालू प्रसाद की फैमिली। लालू प्रसाद ने दीघा के वेटनरी कॉलेज में बने पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट डाला। उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद थी। उन्होंने भी अपना वोट डाला। लालू प्रसाद की बड़ी सुपुत्री मीसा भारती और बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव ने भी इसी केंद्र पर वोट डाला, जबकि छोटे बेटे तेजस्वी ने पटना सिटी में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद लालू ने महागठबंधन की जीत का दावा किया और कहा कि एनडीए का क्लीन स्वीप हो जाएगा। महागठबंधन, पूरा महागठबंधन बिहार के 5 चरण में स्वीप कर रहा है। इसमें भाजपा खास करके नरेंद्र मोदी जी लगातार कमल कार्ड खेल रहे हैं। नीतीश कुमार भी तय समय पर वोट डालने के लिए पहुंचे। बख्तियारपुर के पोलिंग बूथ पर उन्होंने अपना वोट डाला। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी और रविशंकर प्रसाद ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रविशंकर प्रसाद ने बोरी रोड स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला, तो राजेंद्र नगर स्थित पोलिंग बूथ पर बीजेपी नेता सुशील मोदी वोट डालने के लिए पहुंचे। वोट डालने के बाद उन्होंने भी अपनी जीत का दावा कर दिया। मुझे एक बात साफ दिखाई पड़ रही है कि इस बार लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ चलना चाहते हैं बिहार के विकास के लिए, और बिहार में एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो शांति लाए, जो अपराध से मुक्ति कराए और जो प्रामाणिक विकास की बात करे। नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार के लिए पैकेज दिया है वो बहुत नीचे गांव तक चर्चा हो रही है।
और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि 8 नवंबर को दिन के 2 बजे नीतीश कुमार जी राजभवन जाएंगे, अपना इस्तीफा सौंपेंगे और भाजपा की अगुवाई में एनडीए की ऐतिहासिक विजय। जो प्रथम और द्वितीय चरण था उसमें हम 2/3 के बहुमत से हमारा लीड है और ये तीसरे चरण में मेरा विश्वास है कि ये 3/4 की बहुमत तक जाएगा और हर हालत में बिहार में सरकार बनाएंगे। ममता जी आ जाएं, अरविंद केजरीवाल आ जाएं, कोई अपील करे, इनकी अपील का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों ने परिवर्तन का, बदलाव का मन बना लिया है और लोग एक मौका ऐसी सरकार को बिहार में बनाना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी से सहयोग कर बिहार का विकास कर सके। लालू बहरहाल दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन मतदान में कम होते प्रतिशत में सभी पार्टियों की नींद उड़ाती। पहले और दूसरे चरण की तरह तीसरे चरण में भी मतदान प्रतिशत मध्यम ही रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके न्यूज। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीलांशु रंजन साहब फोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलांशु जी हमारे इस खास पेशकश में। शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत। तीसरे चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात यह रही कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। तीसरे चरण को किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से विश्लेषण करेंगे आप? सुदामा, तीसरे चरण का चुनाव निश्चित तौर पे बहुत ही शांतिपूर्ण रहा, लेकिन जो इसका विश्लेषण मैं करूंगा वो ये है कि तीसरे चरण का चुनाव जो है ये बिल्कुल डिसाइसिव है, ये बिल्कुल निर्णायक होगा कि कौन आ रहा है, एनडीए आ रहा है या ग्रैंड अलायंस आ रहा है, कौन सा इसका गठबंधन आएगा, सत्ता में काबिज होगा या त्रिशंकुल विधानसभा बनेगा। ये थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है कि काफी कुछ इससे स्पष्ट हो जाएगा, काफी क्लैरिटी हो जाएगी इसमें, क्योंकि आज दूसरी बात यह है कि कई दिग्गजों का जो है वो दांव पे लगा हुआ, उनकी इज्जत जो है, चाहे वो प्रसन्न पटेल हो, नंदकिशोर यादव हो, लालू के 2 बेटे इस बार जो है चुनाव मैदान में एक साथ आए हैं। तो संजीव चौरसिया यहाँ गंगाबाबू के बेटा है, डॉक्टर सीपी ठाकुर के बेटा है, तो कई दिग्गजों के साथ जो है वो दांव पे है। और लालू के लिए तो इस बार वो जो है दोनों बेटे, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल करो या मरो का लालू के लिए, जो उनकी जो दरख्ती हुई जमीन थी उसको नीतीश ने एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दिया उनको अपने साथ ला करके। तो एक तो आज जो लग रहा है कि उनकी जो सियासी जमीन खिसक रही थी उसके लिए इस बार लालू के लिए बिल्कुल ही करो या मरो का है। अगर इस बार नहीं आए थे प्रताप देश से आए तो शायद उनके लिए और भी जो है आगे के लिए वो आसार अच्छे नहीं होंगे। नीलांशु जी, पिछले 2 चरण के मतदान प्रतिशत को अगर देखें तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि इस बार मतदान का प्रतिशत 55 से 60% के बीच होगा, लेकिन करीब करीब 53.5 सवा 53% के बीच ये जाकर थम सा गया। ये आप देख रहे हैं, आप देखें पहले चरण में 57 था, सेकंड में आप देखेंगे दूसरे चरण में 55 हुआ, इस बार 53 पे आकर थम गया है जी। मुझे लग रहा है कि जो शहरी इलाकों के जो लोग हैं और खासकर जो युवा वर्ग जो मतदाता है, मुझे लगता है वो कहीं न कहीं वो इंडिफरेंट है, उदासीन है। उसकी उदासीनता का कारण जो मुझे समझ में आ रहा है, जो सबब मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि इस बार जिस तरह से बदजुबानी हुई और जिस तरह से विकास के मुद्दे को हाशिए पर धकेल दिया गया और जिस तरह से इन लोगों ने जो है मतलब आपसी रंजिश को सामने में लाया और जिस तरह से जातिगत मुद्दों को जैसे बनाने की कोशिश की, अगरो पिछड़ों बनाने की कोशिश की, तो मुझे लगता है कि यूथ जो है वो बहुत ज्यादा मतलब इससे प्रभावित नहीं, क्योंकि यूथ चाहते हैं परिवर्तन, यूथ चाहता है तब्दीली, इसलिए वो बहुत ज्यादा इससे मुझे लगता है कि प्रभावित नहीं और कहीं न कहीं उदासीनता का भाव रहा। और प्रधानमंत्री ने भी जो अपने भाषण में मुझे लगता है कि लगातार छोटे छोटे कस्बों में जाकर भाषण किया, उसमें भीड़ों से बेल्ट जाकर भाषण किया, तो कहीं न कहीं उदासीनता का भाव मुझे लगता है जो मैं समझ पा रहा हूँ रहा है। सुदामा, तो क्या आखिरी सवाल संक्षिप्त में, तो क्या उम्मीद करें कि इस बार नोटा का भी बटन लोगों ने दबाया होगा? नोटा का बटन तो मुझे जो है कि काफी लोगों ने इसका प्रयोग किया है, बल्कि एक जगह तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जगह वहाँ ट्रांसफार्मर नहीं था तो वहाँ गांव के लोगों ने ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा दिया नोटा का वोट, ये वोट नहीं, ये ट्रांसफार्मर नहीं तो नोटा जी। तो इसका मतलब कि लोग कहीं ना कहीं सजग हैं, इसको लेकर, नोटा को लेकर भी सजग हैं। और मुझे तो कुछ लोगों से बातचीत की है, उन्होंने नोटा का प्रयोग भी किया है। सुदामा, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए नीलांशु जी आपका। बहरहाल आज दिन भर पोलिंग बूथ पर गहमा गहमी का माहौल रहा, कई जगह छिटपुट घटनाओं की खबर आई, कई लोग गिरफ्तार भी हुए। इन सब के बीच एक बात जो स्पष्ट है वो ये कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से करीब करीब मतदान संपन्न हुआ। कुछ लोगों ने खलल डालने की जरूर कोशिश की, लेकिन कानून के शिकंजे में वो घिरते भी नजर आए। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 50 सीटों पर वोटिंग हुई। वोटिंग के लिए लोगों में खास उत्साह देखने को मिला।
इस चुनाव में कई दिग्गजों का दम दांव पर है। इन सब के बीच वोटिंग के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम के दावों को उस वक्त झटका लगा जब बख्तियारपुर के पोलिंग बूथ पर एक बंदर ने 6 लोगों को काट लिया। ये पोलिंग बूथ बेहद हाई प्रोफाइल है। इस पोलिंग बूथ पर खुद सीएम नीतीश कुमार को यहाँ वोट देने आना था और तो और इलेक्शन कमीशन की ओर से इस पोलिंग बूथ को मॉडल पोलिंग बूथ घोषित किया गया था। उधर सीएम नीतीश कुमार जब वोट डालने पहुंचे तो उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। इलाके में स्वास्थ्य सुविधा की कमी के कारण कुछ लोग अपनी बात नीतीश के सामने रखना चाहते थे। नीतीश वोट डालकर जाने लगे, लेकिन उन्होंने लोगों से बात नहीं की। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे भी लगाए। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां भी भांजनी पड़ी। आइए एक नजर डालते आज तीसरे चरण के चुनाव में दिन भर के हलचल पर। सुबह 7 बजे तीसरे फेज की 50 सीटों के लिए वोटिंग शुरू। 7:15 मनेर में बूथ नंबर 136 पर ईवीएम खराब। 7:32 बिदुपुर में 4 ईवीएम खराब। 8:05 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर मतदान करने की अपील की। सुबह 9 बजे बख्तियारपुर में पोलिंग बूथ पर बंदर ने 4 लोगों को काट खाया। 9:35 वोट डालने लालू यादव ने पूरे 243 सीट पर महागठबंधन की जीत का दावा किया। 10:10 बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद ने अपनी पत्नी के साथ दीघा के बूथ नंबर 305 पर मतदान किया। 10:45 केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद अपनी पत्नी के साथ ई रिक्शा पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे। 11:55 आरा में बूथ नंबर 226 पर फर्जी वोट डालता एक युवक गिरफ्तार। दोपहर 12:05 पर पटना जिले के पालीगंज में मतदाताओं को प्रलोभन देने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 12:35 पर चुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप में 12 लोग गिरफ्तार हो गए। 2:10 पर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने के आरोप में मोकामा विधानसभा क्षेत्र के टाल एरिया से 10 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 2:30 क्षेत्र में विकास न होने के कारण गांव के लोग जेडीयू प्रत्याशी जितेंद्र से नाराज थे, जिसके कारण लोगों ने उनके काफिले पर हमला कर गाड़ियों में तोड़फोड़ की। तीसरे चरण के चुनाव में कई दिग्गज और बाहुबली उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। ये चरण बीजेपी के लिए बेहद खास है। वोटिंग समाप्त होने के बाद दोनों ही प्रमुख गठबंधन जीत के दावे कर रहे हैं, लिहाजा बिहार में राजनीतिक रस्साकशी चरम पर है। ऐसे में ये जंग बेहद दिलचस्प और रोचकता से भरपूर है और 8 नवंबर को चुनावी परिणाम से ही पता चलेगा कि पाटलिपुत्र के इस जंग में कौन सिकंदर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके चैनल। कहीं मशीनें खराब रही तो कहीं कुछ लोगों ने खलल डालने की कोशिश की, तो यहां तक कि एक बंदर ने भी लोगों पर हमला कर दिया। और एक कैसी विसंगति है या फिर संयोग है कि जहां पर नीतीश कुमार मतदान करने गए वहीं पर बंदर ने भी आतंक मचाया। बहरहाल किसी ने अभी तक इसे साजिश करार नहीं दिया, यह गनीमत रही। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं नवल शर्मा साहब, बिहार प्रदेश जेडीयू के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है नवल जी। थर्ड फेज का इलेक्शन भी संपन्न हो गया, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन मतदान प्रतिशत उम्मीद से कम रहा, आप मानते हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से बिहार के भारत के चुनाव आयोग को और बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा जी। चुनाव आयोग की कर्तव्यनिष्ठा, चुनाव आयोग की मुस्तैदी और बिहार की जनता के उत्साह से चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। और मुझे लगता है कि इस तीसरे चरण में आकर बिहार की जनता ने अंतिम रूप से हमारे महागठबंधन पर मुहर लगा दी है जी। और मुझे लगता है कि अब तीसरा और चौथा चरण, तीसरे और चौथे चरण का रुख क्या होगा यह भी तय हो गया है। मुझे लगता है कि तीसरे चरण में आकर जनता ने एक लैंडस्लाइड आशीर्वाद हमारे महागठबंधन को दे दिया है। अब बिहार में हमारी सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी के विकास कार्यों पर और साथ ही साथ बिहार की तरक्की के लिए किए जा रहे उनके प्रयत्नों पर मुहर लगा दी है और भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार को, अफवाह को और साथ ही साथ समाज को बांटने वाली नीतियों को बिहार की जनता ने बुरी तरह खारिज कर दिया। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आपके एक और मित्र हैं प्रवीण जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है।
वो भी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, जानना यह चाहेंगे कि थर्ड फेज के इलेक्शन के बाद क्या कुछ समीकरण आप बनते बिगड़ते दिख रहे हैं? देखिए, स्टेज या चरण जी, कोई भी हो चुनाव का, यह चुनाव बिहार में परिवर्तन, जनता परिवर्तन के लिए वोट दे रही है और उसका जो रिजल्ट है वो गिनती के दिन जब आएगा तो जो भी लोग जिस भी प्रकार की चर्चाएं कर रहे हैं सबको अपने जवाब मिल जाएंगे। बिहार परिवर्तन के लिए वोट कर रहा है, बिहार मोदी के लिए वोट कर रहा है, बिहार विकास के लिए वोट कर रहा है। बिहार तंग आ चुका है जातिवादी राजनीति से और अब वो उससे बाहर निकल रहा है। जी, लेकिन प्रवीण जी, आज के मतदान को देखने के बाद ये बातें सामने आ रही हैं कि शहरी क्षेत्र में लोगों ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत जबरदस्त रुझान दिखा, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहा जाता है कि शहरी क्षेत्र के मतदाता जनरली एनडीए के या फिर बीजेपी के लोग हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ग्रामीण अंचलों में जहां जातिवाद बहुत ज्यादा भड़काया और पनपाया गया था, वहां इतनी अधिक वोटिंग होने का मतलब है कि ग्रामीण वोटर भी अब, आपने लगातार देखा है कि देश में जहां जहां पोलिंग हायर साइड में हुई है, अगर हमारी दिल्ली का एक अपवाद छोड़ दें तो हमेशा वो वोटिंग एनडीए के पक्ष में गई है। ये वोटिंग भी आप देखेंगे एनडीए के पक्ष में जाएगी। ये एक मिथ भी टूटेगा कि बिहार में बीजेपी शहरी लोगों की पार्टी है, ग्रामीण अंचलों में वोट नहीं मिलता। हम तो लगातार कह रहे हैं कि जातिवाद का अंत होना है तो पहले गांव देहात में अंत होगा और बिहार में हमारी विजय होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, नवल जी और प्रवीण जी, हमसे बातचीत करने के लिए। बहरहाल तीसरे चरण के चुनाव के बाद अब 1 नवंबर को चौथे चरण का चुनाव है। वक्त का भी अभाव है, नेताजी जी जान लगाकर जुटे हैं, लेकिन इन सब के बीच चुनाव में मुद्दों का अभाव नजर आता है और नेताओं के आरोप का तरीका बदल चुका है। नेता फिल्म के गाने और डायलॉग के अंदाज में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। एनडीए प्रेजेंट्स, निर्देशन नीतीश कुमार, पीएम नरेंद्र मोदी एज रैंचो, रामविलास पासवान एज फरहान, उपेंद्र कुशवाहा एज राजू रस्तोगी, एंड जीतन माझी एज चतुर। आमतौर पर नीतीश कुमार अपने इस अंदाज के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव ने उन्हें शायराना बना दिया है। किसी मंझे हुए निर्देशक की तर्ज पर उन्होंने एक फिल्म का ताना बाना बुन दिया और पीएम को मुख्य भूमिका में देखने लगे। व्यंग्यात्मक लहजे में नीतीश ने फिल्म का गाना भी गुनगुनाया, मानो अपने फिल्म की लॉन्चिंग करने जा रहे हैं। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। नीतीश की काल्पनिक फिल्म में पीएम नरेंद्र मोदी 3 इडियट के किरदार रणछोड़ दास चाचड़ यानी रैंचो जैसे पात्र में मिलते जुलते नजर आए, लेकिन शायद पीएम मोदी को अपनी भूमिका पसंद न आई। उन्होंने कहानी में बदलाव करने को कहा और कहा कि नीतीश की फिल्म में जो पात्र हैं वो फिल्म की कहानी के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। फिर नीतीश की काल्पनिक फिल्म पर पीएम ने कैची चला दी। पीएम ने कहा 3 इडियट्स की भूमिका निभाने के लिए सबसे उपयुक्त कलाकार महागठबंधन से ही हैं। पीएम ने कहानी और पात्रों में बदलाव किया और 3 इडियट्स को कुछ इस तरह पेश कर दिया। महास्वार्थ बंधन प्रस्तुत करता है 3 इडियट्स। निर्देशन नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नीतीश कुमार,
एज रैंचो, सोनिया गांधी एज फरहान, लालू प्रसाद यादव एज राजू रस्तोगी। अपनी काल्पनिक फिल्म की लॉन्चिंग पर पीएम ने कहा, महास्वार्थ बंधन कृत यह फिल्म 8 नवंबर से पहले ही पर्दे से उतर जाएगी। दर्शक इस फिल्म को देखकर अपना समय और पैसे खराब ना करें। बिहार विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग इस लेवल तक पहुंच जाएगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। एक दूसरे के वादों को झूठा और बेकार करार देने तक तो ठीक था, अब एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक और संकेतात्मक टिप्पणी करना राजनीति के नए स्तर को दिखा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव वर्चस्व की जंग तो है ही, राजनीतिक तौर पर हर चुनावी प्रयोग की जमीन भी बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके न्यूज। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस बार बिहार चुनाव में कांटे की टक्कर है। पूरे देश की इस चुनाव पर नजर है। वहीं बिहार चुनाव पर हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने आरजेडी नेता अब्दुल बासित से खास बातचीत की। बिहार के 3 चरणों के मतदान में जहां एनडीए और महागठबंधन अपनी जीत के दावे कर रही है, वहीं ऐसे में आज लालू प्रसाद यादव के दोनों पुत्र तेज प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का भविष्य आज दांव पर लगा हुआ है। ऐसे में बात करने के लिए आरजेडी के नेता अब्दुल बासित साहब हमारे साथ है। बासित साहब, जिन सीटों से आज लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे लड़ रहे हैं, उन सीटों पर बीजेपी अपनी जीत के दावे कर रही है, क्या लगता है, क्या वो दोनों सीटें जीत पाएंगे? देखिए, बीजेपी के खोखले दावे पूरी तरीके से बिहार में पोल खुल चुकी है। जनता ने निर्णय तो स्वाभिमान रैली के दिन ही कर लिया था, मगर फिर भी इन्होंने एक प्रकार का वहाँ असमंजस की स्थिति फैला रखी कि बीजेपी वहाँ पर बहुमत से आ रही है, या ये इस तरह का बीजेपी का किसी भी तरह का वहाँ कोई हवा नहीं है। किसी प्रकार का लालू जी के जो सुपुत्र हैं, इस वक्त वो एक कैंडिडेट हैं, मैं उसको सुपुत्र के तौर पे ना कह के वो मजबूत कैंडिडेट हैं। पिछले 8-9 साल से वो पार्टी के लिए दिन रात एक किए हुए थे, उन्होंने क्षेत्र में काम किया है। इसकी तुलना हमें करने की आवश्यकता नहीं है कि कौन वहाँ आ रहा है, मगर मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोनों बेटे राहुल जी के, दोनों जो कैंडिडेट हैं लालू जी के, वो 100% वहाँ से जीतने की कगार पे हैं। आपको क्या लगता है कि एनडीए लगातार वहाँ अपनी जीत के दावे कर रहा है, महागठबंधन को कहीं ना कहीं पीछे बताया जा रहा है, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांगा जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि एनडीए को इन क्षेत्रों में बढ़त मिलेगी और महागठबंधन वहाँ पर पिछड़ेगा? देखिए, महागठबंधन को आप चुनावी रणनीति में ना देखें। महागठबंधन केवल और केवल आंदोलन के तहत आया था और आंदोलन की लहर पूरी जनता में स्वाभाविक रूप से फैल चुकी है। तो जो भी इस क्रम में है, चाहे वो एनडीए हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सभी अपने दावे, मगर मैं आपको बस स्पष्ट कर दूं कि महागठबंधन का जो चुनाव में आने का मकसद था, केवल और केवल आंदोलन के तहत आना था। और हम लोग सैक्रिफाइस कर चुनाव लड़ रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और हमारी मुख्यमंत्री घोषणा, क्योंकि आपको पता है कि पहले ही हो चुकी है, तो नीतीश जी 100% बिहार के इस बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार मुख्यमंत्री का वहाँ पर वो पर्चा भरने जा रहे हैं। आपको लगता है लालू प्रसाद यादव लगातार जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, उसका कहीं बिहार की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जहां लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शैतान से संज्ञा कर दी थी और लालू प्रसाद यादव ने महातांत्रिक बताया अपने आप को, लगता है कि जो इस बार की बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता के लिए गलत साबित हो रही है, मतलब किसी तरह से बिहार की जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, लालू जी का मैं आपको बता दूं, लालू जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और वो आज नहीं, मोदी जी से काफ़ी सीनियर नेता हैं। उनका आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि 2014 के दंगल में जिस वक्त मोदी जी अपना हवा लहर के तौर पे चले गए, उस वक्त बोलने के लिए लालू जी मैदान में नहीं थे। फिर भी मैं आपको बता दूं कि बिहार में 1 करोड़ 8 लाख वोट हमें एमपी चुनाव में मिले हैं और हमारे 4 लोकसभा सांसद वहाँ से चुने गए हैं। तो ये सिर्फ, और वो हवा अब बिल्कुल बदहवा में कन्वर्ट हो चुकी है। लालू जी 100% वहाँ से अपनी 101 सीटों के साथ लड़ रहे हैं और 101 सीटों के मैं दावा कर रहा हूँ कि सीमांचल के 25 सीटें और जितने भी जिस प्रकार से हमारी जिस तरह के हमने कैंडिडेट खड़े किए हैं आरजेडी ने, वो 80 से 90 कैंडिडेट हमारे बिल्कुल 100% जीत के आ रहे हैं। इस बार
इस बार किसी भी प्रकार की बीजेपी की लहर वहां नहीं दिखाई पड़ रही है और लोगों ने निर्णय कर लिया है। जमीनी आप ग्राउंड रियलिटी देखें, हवा की बात ना करें। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिस गरीब को रोटी का हिसाब बीजेपी ने खराब कर दिया है, दालें महंगी कर दी गई हैं और दुनिया की कुरीतियां और समाज में असमंजस है। हमारे लालू जी के ऊपर एक चारे का इन्होंने इल्जाम लगाया। देखिए, चारा एक अलग चीज थी, मगर मोदी जी देश का भाईचारा बेच के खा गए हैं। बात समझो कि इस देश में इस तरह की रणनीति मोदी जी ने चलाई है। बिहार के लोग बहुत सुदृढ़ और सुलझे हुए लोग हैं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इस बार बिहार में एक बार फिर महागठबंधन जीतने वाला है? 100% महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तीसरे चरण के चुनाव में आप दूसरे चरण के चुनाव की स्पष्टता बिल्कुल जगजाहिर है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मुझे मीडिया के जितने भी मेरे जनगण हैं सभी से मुझे मैसेज आ रहा है, बल्कि मुझे मुबारकबाद आ रही है कि इस बार महागठबंधन की सरकार हमारे बिहार में बनने जा रही है और नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री की पद संभाल रहे हैं। कहीं ना कहीं अपनी अपनी जीत के दावे बीजेपी और महागठबंधन लगातार भरता रहा है। ऐसे में एक बार फिर आरजेडी ने साबित कर दिया, जिस तरह से दावे कर रहे हैं कि हमारी जीत हो रही है। अब ये तो बिहार की जनता फैसला करेगी कि आने वाले समय में बिहार की जनता ने किसको अपने सिर माथे बिठाया है। कैमरामैन कन्हैया के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। इसी के साथ पाटलिपुत्र की जंग में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।